दैन हिंदू न्यूज़पेपर की आज है 14 जून 2026। तो ये डेट आज की है और हम शुरू करते हैं डिस्कशन अपना। तो सिटीजनशिप डिसीजंस मस्ट बी फेयर एंड रीजन, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं दोस्तों हैं ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के तहत बनाए जाते हैं। ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जब ज़्यादा स्टाफ नहीं होता, टाइम नहीं होता, तब बनाए जाते हैं। या फिर एक इसका पर्पस ये भी होता है कि ट्रिब्यूनल्स में उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोग होते हैं। जैसे आधे मेंबर्स इसके जुडिशरी से होते हैं, आधे मेंबर्स होते हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। जैसे इन्वायरमेंट के लिए अगर बनाना है तो इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, इन्वायरमेंट से एक्सपर्ट लोग होंगे, फॉरेस्ट से एक्सपर्ट लोग होंगे। और अगर कोई और टॉपिक मान लो इकोनॉमी से कुछ बनाना है तो वहाँ पर भी आप ऐसा कुछ कर सकते हो। ट्रिब्यूनल्स का काम ये होता है। तो अभी ट्रिब्यूनल एक सिटीजन के कुछ लोगों के खिलाफ ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि ये लोग नागरिक नहीं हैं, सिटीजन नहीं हैं। तो जो है इस तो बाद में ये पीआईएल लेकर के उसने फैसला दिया और फिर हाई कोर्ट ने उसको ओके कर दिया। फिर पीआईएल लेके ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, हम ऐसा नहीं मान सकते कि आपको जो है आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जब ये पीआईएल लेके हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी उनकी पीआईएल। क्यों? कि आप लोग प्रेजेंट नहीं हुए हो। फिर बाद में ये लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए। बेसिकली कोई इसमें न्यूज़ नहीं जानने की है, बस इतना है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर के 1964 के तहत बनाए जाते हैं और फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के पास पावर होती है सिविल कोर्ट की। बस इतना आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर एक ट्रिब्यूनल ने, मान लो उत्तर प्रदेश के ट्रिब्यूनल ने कोई आदेश दिया तो वो पूरे भारत में लागू होगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यूपी में ही लागू होगा। जिस तरीके से हाई कोर्ट के जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, खैर सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, हाई कोर्ट के जजमेंट जिस तरीके से पूरे देश भर में लागू होते हैं, चाहे मद्रास हाई कोर्ट ने दिया हो, उसका भी जो है आदेश उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा अगर मानना होगा। ठीक है, ऐसा है। 1964 जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के पास सिविल कोर्ट की पावर देता है। 1964 का ऑर्डर। टॉपिक 2 पे आ जाते हैं, इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन क्या है? किसी चीज़ में, कुछ सेट ऑफ गुड्स में जब सस्टेन्ड इंक्रीज प्राइस होता है तब उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। और आरबीआई ने क्या कर रखा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए, इन्फ्लेशन 2 से 6% तक रह सकता है। 4 तो आइडियल है, 4 के +2 या -2 हो सकता है कि 4 + 2 6 और 4 - 2 2। तो 2% से 6% तक महंगाई रह सकती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। और ये सीपीआई हेडलाइन के थ्रू मेजर किया जाता है। ठीक है, अब सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीपीपीआई में अंतर क्या होता है समझ लेते हैं। सीपीआई जो होता है वो कंज्यूमर, हम आप लोग जो कंज्यूम करते हैं चीज़ों को, जैसे आलू, प्याज, टमाटर। आलू हो गया, प्याज होगा, टमाटर हो गया, फ़ोन हो गया, गाड़ी हो गई, ये जो चीज़ हम परचेज़ करते हैं ये उसको देखता है। होलसेल क्या होता है कि ये होलसेल, जैसे कि मान लो मैं कोई चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ, मान लो मेरी दुकान है बहुत बड़ी, तो मैं होलसेल मैंने 100 कारें ले ली, तो ये उसका इन्फ्लेशन है। प्रोड्यूसर लेवल का पीपीआई क्या है? ये प्रोड्यूसर लेवल पे है कि जो इंसान प्रोड्यूस करता है उस लेवल पे कितनी चीज़ें महंगी हुई हैं, ये बात रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह वो सब चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं, ये सब चीज़ें डिफाइन करता है वो। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया हो या फिर रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा हो, तो प्रोड्यूसर के लिए कितनी चीज़ें महंगी हुई हैं वो आता है। होलसेल क्या करता है कि उस होलसेलर के लिए कितनी चीज़ें महंगी हुई हैं, होलसेल बोलता है। और फिर सीपीआई बोलता है कि जो फाइनल जो कंज्यूमर है, हम और आप लोग, उसके लिए चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं, ये बोलता है रिटेल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये कंज्यूमर परचेज, मार्केट, होलसेल परचेज, और ये प्रोड्यूसर के लिए होता है। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को दिखाता है, ये प्राइस मूवमेंट दिखाता है, और ये कंज्यूमर, होलसेलर, प्रोड्यूसर ये पे करते हैं इसमें। हालांकि अल्टीमेटली तो कंज्यूमर ही पे करता है बिकॉज वो पास ऑन कर देता है। बट तो आगे बढ़ते हैं, इसमें सर्विस इसमें इंक्लूड होती है, पीपीपी में भी, पीपीपीआई में, पीपीआई में भी, बट डब्ल्यूपीआई में नहीं होती है। गुड्स तीनों में इंक्लूड होते हैं। यस, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करता है, तभी तो हम लोगों को मिलता है ना कोई चीज़। जैसे हम लोकल फ़ोन परचेज़ करें जा करके एप्पल का, तो उसमें तो जीएसटी लगेगा ही ना, तो ठीक है। डब्ल्यूपीआई में जीएसटी नहीं लगता है, इसमें भी कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है। तो टैक्सेस केवल सीपीआई में लगते हैं।
ट्रांसपोर्ट मार्जिन यस होता है, मोस्टली एक्सक्लूडेड होता है, इसमें नहीं एक्सक्लूड होता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो ये हुआ नहीं ना। ट्रेड मार्जिन क्या है, इंक्लूड होता है क्योंकि स्टेज से आकर के मैं अगर कोई फ़ोन परचेज़ करूँगा तो अपने शॉप से परचेज़ करूँगा, तो उसने भी कहीं से ख़रीदा होगा, होलसेल से। तो होलसेल से मान लो उसने 1 लाख का ख़रीदा, फिर उसको पड़ा जा करके फिर हमको वो बेचेगा 1,20,000 का। इस तरीके से तो 20,000 जो है वो मार्जिन हो गया। तो हाँ होता है। आरबीआई इसी को यूज़ करती है इन्फ्लेशन, महंगाई नापने के लिए। भारत में इसको नहीं यूज़ करती है क्योंकि जनता को कितना पड़ रहा है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेस ईयर अपडेट हुआ 2023-24 हुआ है, इसका 2023-24 सेम रिलीज्ड बाई, ये मॉस्पी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, और ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र सेम। तो ये दोनों सेम करते हैं, और ये मंथली और क्वार्टरली दोनों, ठीक है। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहली बात तो मॉनेटरी पॉलिसी हम बनाते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, रेपो रेट बढ़ा सकते हैं तो लोन महंगे हो जाएंगे। अगर मैं बैंक से 10,000 रुपये लोन लूँ जा करके किसी भी चीज़ के लिए, तो अगर अभी बैंक बोल रही 5% ब्याज है, फिर बोलेगी जब रेपो रेट बढ़ा देंगे सरकार तो वो बोलेगा 7% दो, तो शायद मैं परचेज़ ना करूं बिकॉज महंगा हो गया ये, है ना। रिवर्स रेपो रेट को कम कर दो, है ना। इस तरीके से कंट्रोल इन्फ्लेशन कैसे करोगे आप? CRR को बढ़ाओ, SLR को बढ़ाओ, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत भी आप ऐसा कर सकते हो। फिस्कल पॉलिसी मेजर्स, टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी जो सरकार लेती है, टैक्सेस को बढ़ा सकती सरकार है कि पहले 100 रुपये की चीज़ पे 10 रुपये टैक्स लगता था तो 110 की मिलती थी। अब सरकार ने क्या किया, टैक्स कर दिया 30%, तो यही चीज़ अब 130 की मिलने लगी। तो मैं नहीं खरीदूंगा बिकॉज मैं कहूँगा ये चीज़ महंगी हो गई। तो इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल कर सकते हो टैक्स बढ़ा करके, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा करके, कि सरकार कम कर सकते। क्यों? अगर सरकार मान लो पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर सरकार करती है, कहीं पर रोड बन रही है, सड़क बन रही है, तो क्या होगा, लोगों को तनख्वाह मिलेगी, लोगों को सैलरी मिलेगी, तो लोग परचेज़ करेंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ना करो आप उस समय। GST को रेशनलाइज कर दो कि जो ज़्यादा चीज़ें बिक रही हैं उस पर टैक्स बढ़ा दो, तो वो चीज़ कम लोग परचेज़ करेंगे, तो वो चीज़ महंगी कम हो जाएगी, ठीक है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या है? देखो, गुड्स होता है जो चीज़ हम छू सकते हैं, जैसे कि सामान। सर्विस क्या होता है, जो हम लोग इनविजिबल्स होती हैं, जैसे मैं जियो से बात कर रहा हूँ आपसे, है ना, तो सर्विस है ये। मैंने कुछ दिया नहीं आपको, बस बात की आपसे, किसी चीज़ को इस्तेमाल करके बात की। बट गुड्स क्या होता है, वो खुद में कंज्यूम हो। जैसे आम है तो आम को मैंने खा लिया, पर अगर जियो से मैंने आपसे बात की तो आम भी पैसे से आया है और जियो का रिचार्ज भी पैसे से आया है। बट जियो का जो रिचार्ज है वो, उसको मैंने यूज़ खाली किया है, उससे उनको कुछ हुआ नहीं है, बट आम तो चला गया ना, कंज्यूम हो गया। तो ये होता है गुड्स, ये था सर्विसेज। तो सर्विस का हमने एक्सपोर्ट किया था जून 2026 महीने में $40 बिलियन का, इंपोर्ट किया है 70 का। गुड्स मतलब ज़्यादा, हमने $30 बिलियन से ज़्यादा के हमने एक्सपोर्ट किए हैं। सर्विस हमने एक्सपोर्ट किए हैं लगभग $15 बिलियन तक के, क्योंकि 18 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया है, 33 का हमने एक्सपोर्ट किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भारत में $15 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हुआ है इसी महीने में। अगर एक महीने में इतना है तो अगर आप 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा लगभग $180 बिलियन का। हम लोग इस तरीके से कुछ आप समझ सकते हो इसको। ट्रेड डेफिसिट कैसे बढ़ता है? आपकी डोमेस्टिक की इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है कि भारत के लोग खूब परचेज़ कर रहे हैं, बट हम लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ की इकॉनमी इस समय बहुत ही ठप चल रही है, बहुत ही उसकी ग्रोथ नहीं है। भारत में रिसोर्सेज नहीं है, ये दूसरा कारण हो सकता है कि ऑयल गैस नहीं भारत के पास है, तो उनको मंगा रहे हैं, रॉ मटेरियल हम और मंगा रहे हैं, तो उससे इम्पोर्ट बिल हमारा बढ़ सकता है। डोमेस्टिक करेंसी हमारी स्ट्रांग है, जो हमारी स्ट्रांग है तो हम चीज़ों को बेच नहीं पा रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारी करेंसी स्ट्रांग है। तो अगेन ये कारण हो सकता है ट्रेड डेफिसिट का। जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस की ऑयल प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि ऑयल और गैसेस मिल तो उतना ही रहा, लेकिन वो ज़्यादा महंगे मिल रहा, तो इम्पोर्ट बिल ज़्यादा हमारा आ रहा है। तो कंट्री का ट्रेड डेफिसिट गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। अगर कंट्री का ट्रेड डेफिसिट हम कैपिटल गुड्स
लेने में परचेज़ कर रहे हैं, जैसे मशीनरी वगैरह, जिससे कि हम कमाई करेंगे तो अच्छी बात है। बट अगर हम फिनिश्ड गुड ले रहे हैं, जैसे कि फ़ोन हो गया, कपड़े हो गए, टी शर्ट हो गया, ये सब, अब एक कपड़ा थान वाला वो ले लो तो अच्छी बात, बिकॉज उससे आप टी शर्ट शर्ट बनाओगे तो वो कैपिटल गुड्स में आ गया। बट एक फिनिश्ड गुड है, जैसे जीन्स टी शर्ट ले ली, पैंट ले ली, वो बेकार है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जितना भी हमारा भारत में का दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड का वो होता है, आपके लोग एक तरीके से लेखा जोखा, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि भारत का 193-94 कंट्री जो भी हैं, जितनी भी कंट्री से भारत ट्रेड करता है, उन सभी से हमारा रिश्ता क्या है फाइनेंशियल टर्म्स में, उसको जब हम काउंट करते हैं तो बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो भाग होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आता है गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफर्स। एक होता है कैपिटल अकाउंट, जिसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, लोन्स हुआ, एक्सटर्नल बैंकिंग हुआ। गुड्स जो आपको बता दिया कि गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और मंगाते भी हैं और बेचते भी हैं बाहर भी। तो विच बस सर्विसेज में क्या है कि बहुत सारी यूएस की कंपनी जो है, गूगल वगैरह में लोग काम करते हैं, तो सर्विसेज भी हम बेचते भी हैं और आते भी हैं। बेंगलोर में बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं जो सर्विस सेंटर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम लोग खुले, है ना। तो सर्विस हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं। ट्रांसफ़र्स क्या है, जो भारत के लोग जो यूएई, यूएस, कनाडा, जापान, जर्मनी वहाँ काम कर रहे हैं, तो वहाँ से कमा करके जो पैसा भेजते हैं अपने परिवार के लिए, है ना, तो उससे बोलते हैं रेमिटेंसेस। ये केवल वन वे फ्लो है कि उन्होंने भेज दिया भारत के अकाउंट में बस, तो वो रेमिटेंसेस वो करंट अकाउंट में आएगा। दूसरा है कैपिटल अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट है, लोन्स है और एक्सटर्नल। इन्वेस्टमेंट क्या है कि बिल गेट्स ने डिसाइड किया कि भैया हम तो भारत में इन्वेस्ट करेंगे, परमानेंट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट तो एफडीआई, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर मार्केट में तो एफपीआई, ठीक है। फिर लोन्स, अगर कोई आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या अमेरिका हमको लोन देता है, चीन हमको लोन देता है, तो उसको हम जोड़ेंगे लोन्स में। एक्सटर्नल बैंकिंग अगेन कि सुंदर पिचाई या भारत में जो जो एनआरआई रहते हैं, वो भारत के जो लोग बाहर रहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं किसी को पैसा भेज नहीं रहा हूँ, मैं रेमिटेंसेस नहीं भेज रहा हूँ, बट मैं अपने अकाउंट में जमा कर रहा हूँ इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, है ना। इंटरेस्ट अर्न करने के लिए 100 करोड़ रुपए मैंने जमा किए, क्योंकि भारत में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है कंपैरिजन के तुलना में अलग कंट्री से, तो हमको फ़ायदा होगा। तो करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है, ट्रेड बैलेंस प्लस नेट इनविजिबल्स। करंट अकाउंट ये कैपिटल अकाउंट की बात नहीं कर रहा है, इस वाले अकाउंट की बात कर रहा है, सर्विसेज की और गुड्स की। इनविजिबल का मतलब सर्विसेज हो गया, ट्रेड बैलेंस का मतलब गुड्स में हो गया, ठीक। यहाँ पे रेमिटेंसेस नहीं आएंगे। कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि ये फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, लायबिलिटीज़, जहाँ पर एफपीआई होता है, फैक्ट्री सेटअप। एफडीआई कौन सी होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज है, वीवो की कंपनीज नोएडा में लगी हुई हैं, तो वो एफडीआई है। एफपीआई क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग पैसा लगाते हैं, शेयर्स में पैसा लगाते हैं और फिर फ़ायदा होने पर वो लिए जाते हैं, है ना। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की ये बोरोइंग, जब भारत की कंपनी, मान लो कोई अंबानी की कंपनी है, मान लो जियो, उसने कहा कि भैया हम तो 6G रोल आउट करेंगे, तो इसके लिए पैसा चाहिए हमको। अब वो पैसा, मान लो वो एलन मस्क से कहता है कि भैया पैसा दो हमको, अब वो पैसा देगा तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। या फिर जापान से कहता है, जापान की सरकार से कहता है कि मुझे पैसा लोन दीजिए, है ना, इस तरीके से। या वर्ल्ड बैंक से मांगता है, तो चलती चीज़। हालांकि वर्ल्ड बैंक देता नहीं है, सिर्फ कंट्रीज़ को देता है। एक्सटर्नल बैंकिंग कैपिटल, नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट जब करते हैं इंडियन बैंक में अच्छे रिटर्न कमाने के लिए, इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए, एफडी वगैरह करा दी मान लो 1 साल की, और फिर एफडी में आपको पता है कि 10% या 12% की आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। 100 रुपये अगर जमा किया आपने एफडी में, तो अगले साल आपको 120 रुपये मिलेंगे। तो ऐसा ही एनआरआई जब ये काम करते हैं, बाहर से रहते हैं, अमेरिका में है, लेकिन वो ये काम भारत में कर दिया, तो उनको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बैंकिंग कैपिटल, ठीक। आते हैं नेक्स्ट
टॉपिक पे आते हैं, यूज़र डेटा एक्सपोज ड्यू टू फ्लॉज इन उमंग पोर्टल। उमंग पोर्टल में क्या किया सरकार ने, कहा कि एक ऐसा पोर्टल है जिस पर हम आधार, एलपीजी और बहुत सारी स्कीम्स जो सरकार की लॉन्च की गई हैं, हम उसको एक ही पोर्टल पर ले आते हैं ताकि सीमलेस डेटा अच्छा हो, भारत के लिए अच्छा हो, मतलब सुविधा काफ़ी हो। बट ये राइटर पॉइंट आउट कर रहा है कि एक ही वेबसाइट पे इतना डेटा रख देना, अगर किसी ने एक वेबसाइट हैक कर ली आसानी से, तो भारत के लोगों का डेटा अनसेफ और वल्नरेबल हो सकता है, और ये आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। बस इतना ही कहा गया है, इसमें आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 5 है, इंडिया जापान के बीच में डिफेंस टाइज के लिए 2+2 डायलॉग होना है। कोई बड़ी न्यूज़ नहीं, चलते आगे हैं। टॉपिक नंबर 6 है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है कि वो जो फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि मान लो गेहूँ की खेती हो रही भारत में है, अब वो गेहूँ की खेती से क्या, मान लो बिस्किट बनाने हैं, तो छोटी छोटी जो कंपनीज़ हैं जो अभी एमएसएमई सेक्टर पे लेवल पे काम कर रही हैं, तो मतलब एमएसएमई तब भी फॉर्मलाइजेशन है, उससे भी छोटी जो कंपनीज़ हैं, बहुत ही स्मॉल, उनको लोन नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि शायद वो फॉर्मलाइजेशन में भी नहीं आई हैं, सरकार ने उनको मान्यता प्राप्त नहीं दी है। तो अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल अभी हैं, सरकार बोल रही है कि उनको हम फॉर्मलाइजेशन में लाना चाहते हैं, उनको फॉर्मल करो, ताकि कम डॉक्यूमेंट के बावजूद भी अगर हमको लोन दे दें तो अच्छा होगा। वो फिर और लोगों को हायर करेंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उनको लोन भी मिल सकेगा, क्योंकि आसपास के रिश्तेदार और आसपास के लोग तो सपोर्ट करने आएंगे नहीं, उनको जलसी इतनी होती है, तो बैंक को ही कुछ करना पड़ेगा और सरकार करेगी इसके लिए। तो ये स्कीम थी एक, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, है ना। वो ये इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अभी ट्रंप और इंडिया के बीच में, ट्रंप और मोदी जी के बीच में काफ़ी बात चल रही है और ट्रेड डील हुई है। तो ये देखा जा रहा है कि चूँकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत में इतनी भी स्ट्रांग नहीं है, यूएसए में काफ़ी स्ट्रांग है, तो कल को अगर 1 साल 2 साल 5 साल के बाद में अगर ट्रेड डील ऐसी करनी पड़े, जहाँ तक मुझे लगता है कि यूएसए के साथ में अल्टीमेटली हमको मानना ही पड़ेगा कि हमको उसको एक्सेस देना पड़ेगा, तो अभी से ही हम थोड़ा बहुत उनको स्ट्रांग कर पाएँ अपनी खुद की इंडस्ट्री को। इसीलिए ये स्कीम को और न्यूज़ में है कि फॉर्मल उसको करो ताकि उनको लोन मिल पाए और वो बड़ी बन पाएँ। टॉपिक नंबर 7 है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की एक इंसान के रहने के लिए अच्छी सिटी कौन है, बस इसका मतलब यही है। और इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। नई दिल्ली की रैंक है 120, मुंबई की 121, चेन्नई की 123 और नंबर 1 पे है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क का शहर एक है। पैरामीटर्स क्या होते हैं? स्टेबिलिटी है, कल्चर है, हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है। इतने पैरामीटर्स हैं, आपको बहुत कुछ नहीं याद रखना, सिंपल सा आप ये याद रखो और थोड़ा बहुत याद कर लो, पढ़ लो 1-2 बार बस। बाकी दिमाग में, चूँकि ये लो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, आपको इतना प्रायोरिटी नहीं देना है। होल्डिंग द कोर्ट अकाउंटेबल एंड अमिड डेमोक्रेटिक स्ट्रेन, कि जब बोला जा रहा है कि जुडिशरी इतना अच्छा एक्टिव रोल नहीं प्ले किया है। अभी आपको पता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है और अभी जो वोट चोरी का मामला लगता है ना, और जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था, स्टेट से हमने डाउनग्रेड करके उसको यूटी बना दिया, है ना, ये फेडरलिज्म का वॉयलेशन है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, नीट पेपर लीक के मामले इतने आ रहे हैं, तो क्या होगा इसका? तो यही बातें हैं, जुडिशरी ने अपना रोल नहीं प्ले किया। जुडिशरी बोल रही है कि हमने रेस्टोरेंट दिखाया है, मतलब हम किसी दूसरे की फील्ड में इंटरफेयर नहीं करते हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की फील्ड में हम नहीं करते हैं। बट ये जुडिशियल रेस्ट्रेंट बेवकूफ़ी भरा स्टेप है, बिकॉज हमको करना चाहिए। जब एक ऑर्गन अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करे तो हमको ऐसे स्टेप लेने चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी की बात है कि जजेस, सुप्रीम कोर्ट कैसे अकाउंटेबल होगा कि रिमूवल ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए 124 आर्टिकल, हाई कोर्ट के 217 आर्टिकल। ओनली रिमूवल जो हो सकता है वो या तो मिसबिहेवियर का आरोप लगे या तो इनकैपेसिटी, वो करने के उसके अंदर क्षमता ही नहीं है, तो इनकैपेसिटी कि जज है इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको जजमेंट देने की तमीज़ नहीं है ना। ये मिसबिहेवियर का मतलब किसी भी मेंबर के साथ, स्टाफ मेंबर के साथ उसने मिसबिहेव किया, गुस्से वाला इंसान है या फिर सेक्सुअल वायलेंस किसी महिला जज के साथ कर दिया उसने, तो मिसबिहेवियर का आरोप लगा। या फिर जज जुडिशरी के बाहर भी अगर उसने किसी से भी मिसबिहेव किया तो हम ये कर सकते हैं। ये उस जुडिशरी की इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए ये वाला क्लॉज है। ये करने के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है, प्रेजेंट ऑफ वोटिंग, हर राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों में।
इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंप्लेंट्स हैंडल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, और बाकी सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। हाई कोर्ट के जजेस की कौन करता है? हाई कोर्ट जजेस की कंप्लेंट कौन सुनता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है। लीगल अकाउंटेबिलिटी क्या है? रिव्यू, अपील्स के रिव्यू कर सकता है ना। किसी भी हाई कोर्ट के जजमेंट की आपको अकाउंटेबिलिटी कैसे रखोगे कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। टॉपिक नंबर 9 है अनसेफ प्रैक्टिसेस की। टूरिज़्म में हमारे यहाँ पे बहुत सारी अनसेफ प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो उसके लिए हमको प्रोटोकॉल बनाना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जगहों पर ऐसी अनसेफ प्रैक्टिसेस हो रही हैं, वो ठीक नहीं है। बस इतना ही था इसमें। राइट पाथ फॉर इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट की नेट जीरो हमको होना है 270 तक। जितना कोयला जितना आप एमिशन करो उतना आपको वापस भी लेना पड़ेगा। मतलब नेट आपने जो प्रोड्यूस कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कोयला आप यूज़ नहीं कर सकते हो, बट जितना आपने कोयले में मान लो 100 टन CO2 इक्विवेलेंट अगर आपने प्रोड्यूस किया है, तो उसको इतना ही आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर से, बिकॉज आपने इतना जो है उस सर्ज उसका किया है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? क्लीन सोर्स है। ये इतनी अनलिमिटेड है तो लिमिटेड, बट अगर हम ह्यूमन लोग पीसफुल पर्पस से अगर इसका यूज़ करें तो वो अनलिमिटेड ही है। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से काफ़ी दिक्कतें पैदा कर रहा है। टारगेट हमारा है 2047 तक 100 गीगावाट हम बिजली उत्पन्न करें सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी से। ठीक है। फॉर दिस हमको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की हेल्प चाहिए होगी। हमको प्रोटोकॉल सेट करने पड़ेंगे। सोलर एनर्जी के पास क्षमता इतनी नहीं है कि वो हम उसको कर पाएँ, बिकॉज भारत की डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है और डेटा सेंटर्स भारत में बनेंगे तो दिक्कत आएगी। और नाइट टाइम में सोलर एनर्जी काम करती नहीं है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इसीलिए बनाया गया था, शांति बिल आया कि प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर्स के लिए रास्ता आसान करें हम लोग, है ना। इसलिए थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको पूरा पेपर कवर कर दिया।